वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ फिनांस नहीं, सिविलाइजेशन, पावर और सर्वाइवल का टॉपिक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारतीय कल्चर में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं होता। ये कोई लग्जरी सिंबल नहीं है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और ये सिर्फ ज्वेलरी भी नहीं है। गोल्ड भारत के लिए एक सिक्योरिटी है। गोल्ड भारत के लिए विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड भारत के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब हमारे राज्य गिरते थे, जब साम्राज्य बदलते थे, जब इन्वेजन्स होते थे, तब करेंसीज जीरो हो जाती थी। जब करेंसी जीरो हो जाती थी, उसका कोई वैल्यू ना रहता था, तब भी एक ही चीज थी जो हर भारतीय के काम आई: सोना, गोल्ड। और इसीलिए हमारे यहाँ बेटी के जन्म पर सोना आता है, शादी में सोना आता है, और मुश्किल वक्त में भी सोना ही काम आता है। ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक बरसों की हिस्टोरिकल लर्निंग है। और आज दुनिया धीरे धीरे उसी सच को समझ रही है जो भारत हजारों सालों पहले समझ चुका था। हमारी जो इंटेलेक्ट थी वो सालों पहले इसको डिकोड कर चुकी थी कि सोना ही खरा वैल्यूएबल एसेट है। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुन लीजिए दोस्तों। भारत के मंदिरों और घरों में पूरा मिलाकर कितना सोना है? 2 सेकंड है आपके पास, कोई नंबर अगर याद आए आपको तो। लगभग लगभग 75,000 टन के आसपास का गोल्ड माना जाता है हमारे मंदिरों और टोटल घरों में। जो हमारे हाउस होल्ड सोना है, जो आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर कलेक्ट करती हैं, या हम भी जो उनको गिफ्ट में देते हैं, घर में भी सोना रखते हैं। 75,000 टन मंदिरों और घरों का मिलाकर। अब इसको आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखिए। पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स के पास जो ऑफिशियली रिपोर्टेड गोल्ड है, वो इसके आसपास भी नहीं आता। और ये 75,000 टन किसी आरबीआई के वॉल्ट में नहीं है, किसी गवर्नमेंट के बैलेंस शीट में भी नहीं है, किसी फॉरेन बैंक के लॉकर में भी नहीं है। ये लोगों के घरों में है, ये हमारे मंदिरों के पावन गर्भगृह में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका एग्जैक्ट नंबर आज तक किसी को नहीं पता। मैंने तो अप्रोक्सीमेट कहा ना आपको, अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 75,000 टन। और ये क्यों? और ये क्यों किसी को नहीं पता? क्योंकि मंदिरों का पूरा ऑडिट कभी हुआ ही नहीं। ना ब्रिटिश कर पाए, ना आज की मॉडर्न स्टेट ने किया। और शायद इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये सोना सिर्फ धन नहीं, ये आस्था है। ये आस्था का एक प्रतीक है। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन थी, एक कवि कवि की रचनात्मक कविता थी। नहीं दोस्तों, ये इकोनॉमिक रियलिटी थी हमारी। और सच बोलूं तो ये रियलिटी आज भी जिंदा है। बस फर्क इतना है, पहले दुनिया भारत को लूटने आती थी। आज दुनिया भारत को देखकर सीख रही है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं, भारत सिर्फ था सोने की चिड़िया, भारत है सोने की चिड़िया, और आने वाले समय में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। क्योंकि जो सभ्यता अपनी सिक्योरिटी पेपर प्रोमिसेस में नहीं, रियल वैल्यू में रखती है, आता हूं मैं इस पे, पेपर प्रोमिसेस, उसे कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आसानी से हिला नहीं सकता। अब थोड़ा पिक्चर जूम आउट करके समझते हैं। आज सिर्फ गोल्ड ही नहीं, बल्कि सारे प्रेशियस मेटल्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, सब में एक सिंक्रोनाइज्ड रैली दिख रही है मार्केट में। और दोस्तों, जब मार्केट में ऐसा होता है तो याद रखिए, ये कभी भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। इसका मतलब है दुनिया का स्मार्ट मनी कुछ आने वाले खतरे को भांप रहा है, कुछ तो सूंघ रहा है। अब देखिए भारत ने क्या किया। और ध्यान रखिए, भारत ने ये सब बिना शोर मचाए किया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना चेस्ट थंपिंग, ना कोई ट्विटर पे डिप्लोमेसी। भारत ने शांति से $50 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच दिए, और उस पैसे से फिजिकल गोल्ड खरीद लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारा गोल्ड एक जमाने में मजबूरी में हमें यूके के वॉल्ट्स में गिरवी रखना पड़ा था, भारत ने उसे भी ले लिया। मतलब सीधी बात है दोस्तों, पेपर प्रॉमिस छोड़ के रियल मेटल अपने हाथ में। और दोस्तों, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। जर्मनी, फ्रांस और कई दूसरे यूरोपियन देश अब अपना अपना गोल्ड यूएस और यूके के वॉल्ट से वापस खींच रहे हैं। सोचिए, कल तक
जो देश कह रहे थे यूके और यूएस सेफेस्ट हैं, आज वही कह रहे हैं भाई मेरा सोना मुझे वापस दे दो। ये कोई पैरानोया नहीं है, ये कोई पागलबंदी नहीं है, और ये कोई कॉन्स्पिरसी थियरी भी नहीं है। दोस्तों, ये ग्लोबल चेतावनी के संकेत हैं। संकेत ये हैं कि ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पर अब सवाल उठने लगे हैं। और जब दुनिया को लगता है कि सिस्टम हिला हुआ है, तो सबसे पहले लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो मेटल्स का ऊपर जाना है, ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का माइग्रेशन है। और जहां कॉन्फिडेंस माइग्रेट करेगा, वहीं फ्यूचर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स पे। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है दोस्तों, आखिर ये हो क्यों रहा है? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1971 तक जो सिस्टम था दुनिया का, वो बहुत ही सिंपल था। करेंसी का गोल्ड से डायरेक्ट लिंक था। मतलब अगर किसी देश के पास गोल्ड है, तो उसकी करेंसी में भी वेट है, वजन है। लेकिन 1971 के बाद यह सिस्टम तोड़ दिया गया। गोल्ड बैक करेंसी खत्म, और दुनिया एंटर हुई एक फिएट करेंसी के युग में। नाउ व्हाट इज फिएट करेंसी? फिएट का मतलब होता है करेंसी की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसको उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रस्ट पे चलती है। आपने हमारे करेंसी पे देखा होगा ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो एक ट्रस्ट है, और आरबीआई के गवर्नर का साइन है उस पे। सेम विद यूएसडी। इसी ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम का सेंटर बना डॉलर, यूएसडी। अब समझिए गेम का रूल। जब तक दुनिया को लगता है कि अमेरिका स्टेबल है, तब तक, जब तक लगता है कि यूएस इकोनॉमी गिर नहीं सकती, जब तक ये लगता है कि यूएस का सिस्टम सबसे सिक्योर है, डॉलर चलेगा, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बिकते रहेंगे, अमेरिका नोट छापता रहेगा, और दुनिया वो नोट पकड़ के बैठी रहेगी। ये एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग था, एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट था। अमेरिका ने दुनिया को स्टेबिलिटी का कंसेप्ट बेचा, और दुनिया ने अमेरिका को ट्रस्ट दिया, अपना विश्वास दिया। पर दोस्तों, फिएट सिस्टम में सबसे डेंजरस चीज होती है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे ही लोग पूछने लगते हैं ये डॉलर सच में सेफ है, ये बॉन्ड्स कल भी रिलायबल रहेंगे, अमेरिका सच में न्यूट्रल रहेगा, बस वहीं से आप देखोगे गेम पलटना शुरू हो जाता है। और आज बिल्कुल वही हो रहा है। अमेरिका कमजोर हो रहा है, डॉलर पे भरोसा लोगों का टूट रहा है। ट्रस्ट सिर्फ टूट नहीं रहा है, हिल चुका है। और जब ट्रस्ट हिलता है दोस्तों, तो स्मार्ट मनी सबसे पहले एग्जिट गेट ढूंढता है। स्मार्ट मनी यानी पैसा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा निकालते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं डॉलर से धीरे धीरे निकलना, यूएस बॉन्ड से प्रेशर, एक्सपोजर कम करना, और रियल एसेट्स की तरफ लौटना। ये सिर्फ फाइनेंशियल मूवमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। और जब साइकोलॉजी बदलती है, हिस्ट्री भी अपना दिशा बदलती है, डायरेक्शन बदलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट एंगल है इसमें। यूएस का अगर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड अगर आप देखें, तो वो लगभग लगभग 4.2% के आसपास है। जापान, जहां कभी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, वहां भी यील्ड आज 2.2 टू 2.3% के आसपास है। थोड़ा मैं इसमें रिसर्च कर रहा था तो मुझे दिखा वो 2.2 टू 2.3%। और ये सब रिस्क फ्री रिटर्न है। जापान का जो इंटरेस्ट रेट है, दैट्स अ रिस्क फ्री रिटर्न। और जब रिस्क फ्री रिटर्न स्टॉक मार्केट की रिटर्न से कॉम्पीट करने लगते हैं, तो इक्विटी में प्रेशर आएगा ही। इसीलिए लोग कह रहे हैं यूएस स्टॉक स्टॉक मार्केट रिस्क में है, पैसा इक्विटी से बाहर निकालो। और बॉन्ड्स और मेटल्स की तरफ जा रहा है। बॉन्ड्स इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट? मैं पैसा डालूंगा, मुझे जितना भी परसेंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया उतना मुझे मिलेगा। इसी कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों फ्लाइट टू सेफ्टी। मैं अपना पैसा निकाल के एक सेफ जगह रख रहा हूँ, उसको एक फ्लाइट में डाल के सेफ जगह पहुंचा रहा हूँ। और जब फ्लाइट टू सेफ्टी होती है, तो सबसे पहले याद आता है गोल्ड एंड सिल्वर पूरी दुनिया को, जो सदियों से स्टोर ऑफ वैल्यू रहा है। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अब यहां से बात थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। यूएस के कमोडिटी एक्सचेंज में रजिस्टर्ड सिल्वर हिस्टोरिकली बहुत लो लेवल्स पर रहा है। सिल्वर बहुत लो लेवल्स पर। मतलब अगर एक साथ डिलीवरी प्रेशर आया, तो सेटलमेंट कैश में होगी, और कैश सेटलमेंट हमेशा लॉस में होती है। आपको कोई चीज अगर कैश कराना है, तो बहुत सामने वाला तो पैसा काट के आपको देगा ना। एग्जैक्टली दैट। इसीलिए फेड रिजर्व ऑफ स्केड्यूल इंटरवेंशंस और इमरजेंसी डिस्कशन आजकल कर रही है।
फेडरल रिजर्व यानी यूएस की आरबीआई जैसी एक संस्था। और जब सेंट्रल बैंक्स रूटीन से हटकर बैठक करते हैं तो समझ जाइए कुछ ना कुछ झोल है भैया, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है जो डीप है और रियल रियल है। और जबकि अब ट्रस्ट हिल चुका है, तो वैल्यू किस चीज में रहेगी? प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी एसेट्स, फर्टाइल लैंड। इसीलिए भारत बहुत शांत तरीके से भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। कोई हेडलाइन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस क्वाइटली यूएस एक्सपोजर कम, गोल्ड एंड सिल्वर में एनर्जी में ज्यादा, डॉलर डिपेंडेंसी कम। उठा के पटक दिया भारत ने डॉलर को। और साथ ही ब्रिक्स करेंसी फ्रेमवर्क की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है, अभी हालांकि मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया, बट ऐसा बोला जा रहा है कि दिस विल नॉट बी अ ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम, दिस विल बी अ मोर वैल्यू बेस्ड सिस्टम। मतलब फॉर श्योर इसकी जो भी करेंसी होगी, जो भी होगी, उसकी बैकिंग गोल्ड से होगी, विच इज द सेफेस्ट थिंग। आपके पास जितना गोल्ड उतना पैसा आप छापोगे, इन्फ्लेशन आएगा ही नहीं, या कंट्रोल रहेगा। अब आखिरी सवाल, इस पूरे ग्लोबल अपहेवल में भारत की प्रायोरिटी क्या है? पूरे उथल पुथल में भारत क्या करेगा? बहुत ही सिंपल। भारत किसी का गेम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, भारत अपना घर संभालने में इंटरेस्टेड है। और भारत की प्रायोरिटीज मेरे ख्याल से एक दो तीन होंगी: ट्रेड, सोवरेंटी, और आम आदमी, आप और मैं। इसीलिए आरबीआई ने टाइमली कैलिब्रेटेड और मैच्योर एक्शन लिया। न पैनिक, न ओवर रिएक्शन, बस कंट्रोल्ड स्टेबिलिटी। और इसी वजह से दोस्तों, जब दुनिया हिचकियां ले रही है, भारत अभी भी बैलेंस बने चल रहा है। दुनिया एक मैसिव रीबैलेंसिंग फेज में है दोस्तों। ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। आप नजर उठाइए और देखिए, स्टडी कीजिए, चार्ट्स देखिए, अभी हो रहा है। ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम से वैल्यू बेस्ड सिस्टम की तरफ। वैल्यू यानी गोल्ड, ट्रस्ट यानी डॉलर। और भारत हमेशा की तरह शोर नहीं कर रहा है, पर मूव बहुत सोच समझ के ले रहा है, कैलकुलेटेड तरीके से ले रहा है। यहीं पर दोस्तों आज का सेशन हम अंत करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद है थोड़ा सा ये आई ओपनर रहा है आपके लिए, थोड़ी सी मेरी रिसर्च रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। भारत सेंट्रिक जियोपॉलिटिक्स की हम बातें करते हैं, आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि भारत कैसे चल रहा है। थोड़ी मोटिवेशन दीजिए हमें। जय हिंद, भारत माता की जय।